हेलो एवरीवन, आप सभी का एमपी महिला सुपरवाइजर के एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम बाल विकास से जुड़े कुछ ऐसे प्रश्न करेंगे जो देखने में तो आसान लगते हैं, लेकिन जब हम उन्हें करते हैं तो अक्सर गलत हो जाते हैं। तो आइए ऐसे ही कुछ एमसीक्यू देखते हैं। और आपको भी पता है कि 45 नंबर का 45 मार्क्स का वेटेज है एमपी महिला सुपरवाइजर के एग्जाम में बाल विकास का। तो आइए करते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि वहां मैं क्या करती हूँ, जैसे कि आपको किसी भी चीज में कुछ प्रॉब्लम है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम का ही जैसे आपने पूछा था कि 15 में भी संशोधित हुआ है क्या, तो ये सारी चीजें आपके मैं कमेंट्स देखती हूँ और उससे रिलेटेड कुछ भी डेटा वगैरह है जो आपको लगता है कि क्या ऐसा सच में हुआ है या नहीं हुआ है, आपको कंफ्यूजन है, तो उससे वहां पोस्ट कर देती हूँ मैं टेलीग्राम चैनल पे। तो आपने हिंदू उत्तराधिकार वाला पूछा था कि आपको कोई भी जानकारी नहीं है कि 15 में भी संशोधित हुआ है कि नहीं, तो उससे रिलेटेड मैंने वहां पोस्ट किया है टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहां जाके देख सकते हैं, राइट। डिसलेक्सिया किस प्रकार की अधिगम अक्षमता है? गणितीय अवधारणाओं को समझने में कठिनाई, लिखने में कठिनाई, पढ़ने और शब्दों को समझने में कठिनाई, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई। तो इसका राइट आंसर है पढ़ने और शब्दों को समझने में कठिनाई। गणितीय अवधारणाओं को समझने में कठिनाई किस अधिगम अक्षमता से जुड़ी है? डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, एडीएचडी। बताइए। तो राइट आंसर है डिस कैलकुलेशन होता है मैथ्स में, तो डिस कैलकुलिया। ठीक है, डिस कैलकुलिया। बच्चों में लेखन से जुड़ी समस्या को किस अधिगम अक्षमता के नाम से जाना जाता है? डिस कैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया और एडीएचडी। तो राइट आंसर है इसका डिसग्राफिया। एडीएचडी से प्रभावित बच्चों में किस प्रकार की समस्या देखी जाती है? पढ़ने में कठिनाई, ध्यान केंद्रित करने और व्यवहार पर नियंत्रण में कठिनाई, गणितीय समस्याओं को हल करने में कठिनाई, लिखने में असमर्थता। तो राइट आंसर है ध्यान केंद्रित करने और व्यवहार नियंत्रण में कठिनाई। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षमता का कारण हो सकता है? कम बौद्धिक क्षमता, न्यूरोलॉजिकल विकार, अनुशासन की कमी, पोषण की कमी। तो राइट आंसर है न्यूरोलॉजिकल विकार। डिसलेक्सिया से प्रभावित बच्चों में मुख्य रूप से किस कौशल में कठिनाई होती है? लिखने और शब्दों को पहचानने में, गणितीय अवधारणाओं में, ध्यान केंद्रित करने में, सामाजिक कौशल में। तो राइट आंसर है लिखने और शब्दों को पहचानने में। मल्टी सेंसरी शिक्षण विधि का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? सामान्य बच्चों के लिए, अधिगम अक्षमता से प्रभावित बच्चों के लिए, उच्च शिक्षण क्षमता वाले बच्चों के लिए, भावनात्मक समस्याओं वाले बच्चों के लिए। तो राइट आंसर है अधिगम अक्षमता से प्रभावित बच्चों के लिए। यदि कोई बच्चा बार बार अक्षरों और शब्दों को उल्टा लिखता है तो यह किस प्रकार की समस्या हो सकती है? डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, एडीएचडी। तो राइट आंसर है डिसलेक्सिया। अधिगम अक्षमता से ग्रस्त बच्चों की पहचान करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? उनकी शैक्षणिक प्रगति का मूल्यांकन करना, बच्चों को अनुशासनात्मक कार्यवाही देना, बच्चों को अलग कक्षा में बैठाना, बच्चों पर अधिक दबाव डालना। तो राइट आंसर है उनकी शैक्षणिक प्रगति का मूल्यांकन करना, राइट। डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया से प्रभावित बच्चों की मदद के लिए सबसे प्रभावी रणनीति क्या है? बच्चों को बार बार अभ्यास कराना, बच्चों को दंडित कराना, मतलब दंडित करना, बच्चों को मल्टी सेंसरी शिक्षण विधि से पढ़ाना, बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ ही रखना। तो राइट आंसर है बच्चों को मल्टी सेंसरी शिक्षण विधि से पढ़ाना, राइट।
मंद बुद्धि बालकों की पहचान करने का सबसे प्रमुख संकेत क्या है? केवल शारीरिक विकास में देरी, सामान्य गतिविधियों में अत्यधिक रुचि, मानसिक और बौद्धिक विकास में देरी, सामाजिक कौशल में असाधारण वृद्धि। तो राइट आंसर है मानसिक और बौद्धिक विकास में देरी। मंद बुद्धि बालकों को शिक्षण प्रक्रिया में शामिल करने के लिए सबसे प्रभावी शिक्षण विधि कौन सी है? केवल मौखिक शिक्षा देना, चित्र और व्यवहार पर आधारित शिक्षा देना, कठोर अनुशासन लागू करना, बच्चों को अलग थलग करना। चित्र और व्यवहार पर आधारित शिक्षा देना। वीडियो बहुत लेट हो गया है, मतलब अभी ऑलमोस्ट जिस टाइमिंग पे डालना चाहिए उससे बहुत ज्यादा हो गया है, बट क्वेश्चन अच्छे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक बार मतलब क्वेश्चन करोगे तो फिर आपका मन लग जाएगा क्वेश्चन करने में, यही सोच कर डाल दे रही हूँ। राइट। मंद बुद्धि बालकों के लिए सबसे उपयुक्त शैक्षिक दृष्टिकोण कौन सा है? रचनात्मक शिक्षण विधि, कठोर अनुशासन आधारित शिक्षण, केवल पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण, औपचारिक शिक्षा प्रणाली। तो राइट आंसर है रचनात्मक शिक्षण विधि। मंद बुद्धि बालकों की सामाजिक और भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उन्हें सामान्य बच्चों से अलग रखना, उन्हें समूह गतिविधियों में शामिल करना, उन्हें केवल शिक्षक पर निर्भर करना सिखाना, उनके प्रति दंडात्मक दृष्टिकोण अपनाना, उन्हें समूह गतिविधियों में शामिल करना। राइट। आ गया है, सिलेबस का पार्ट है इसलिए। यूनिसेफ का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल शरणार्थियों की सहायता करना, बच्चों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देना, आर्थिक विकास में मदद करना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। बताइए। तो इसका राइट आंसर है बच्चों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देना। यूनिसेफ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1945 में, 1946 में, 1950 में, 1955 में। तो राइट आंसर है यूनिसेफ की स्थापना 1946 में हुई थी। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका, वियना ऑस्ट्रिया, पेरिस फ्रांस। तो राइट आंसर है न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका। राइट। यूनिसेफ मुख्य रूप से किस आयु वर्ग के बच्चों पर ध्यान केंद्रित करता है? 0 से 5 वर्ष के बच्चे, 0 से 18 वर्ष के बच्चे, 5 से 12 वर्ष के बच्चे, 12 से 18 वर्ष के बच्चे। तो यूनिसेफ 0 से 18 वर्ष के बच्चों पर ध्यान केंद्रित करता है। यूनिसेफ भारत में कौन से कार्यक्रमों के तहत बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देता है? पोषण अभियान और मिशन इंद्रधनुष, मिड डे मील योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री आवास योजना। तो राइट आंसर है पोषण अभियान और मिशन इंद्रधनुष। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में, 48 में, 50 में या 55 में। तो राइट आंसर है डब्ल्यूएचओ की स्थापना 1948 में हुई थी। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका, जिनेवा स्विट्जरलैंड, पेरिस फ्रांस, लंदन यूनाइटेड किंगडम। तो राइट आंसर है इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड। डब्ल्यूएचओ का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा और लोगों की भलाई सुनिश्चित करना, शिक्षा को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण। बताइए। तो राइट आंसर है वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा और लोगों की भलाई सुनिश्चित करना। डब्ल्यूएचओ द्वारा वैश्विक टीकाकरण और प्रतिरक्षण कार्यक्रम को किस नाम से जाना जाता है? मिशन इंद्रधनुष, ग्लोबल पोलियो उन्मूलन अभियान, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, कोवैक्स। तो राइट आंसर इसका है कोवैक्स। डब्ल्यूएचओ के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा क्या है? केवल शारीरिक तंदुरुस्ती, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्था, बीमारी का अभाव, अच्छी जीवन शैली। तो राइट आंसर है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की पूर्ण अवस्था। प्री स्कूल का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को औपचारिक शिक्षा से पहले साक्षर बनाना, बच्चों में मूलभूत सामाजिक और भावनात्मक कौशल विकसित करना,
बच्चों में प्रतियोगी मानसिकता विकसित करना, बच्चों को अनुशासन में रखना। बताइए। तो राइट आंसर है इसका बच्चों में मूलभूत सामाजिक भावनात्मक कौशल विकसित करना। प्री स्कूल शिक्षा में खेल के माध्यम से सीखने की अवधारणा किस शिक्षाविद ने दी थी? जॉन डुई, फ्रेडरिक फ्रेबल, मारिया मॉन्टेसरी, महात्मा गांधी। तो राइट आंसर है फ्रेडरिक फ्रेबल। ये क्वेश्चन फिर से आ गया, देखिए। मारिया मॉन्टेसरी की शिक्षण विधि में बच्चों की शिक्षा का केंद्र क्या होता है? शिक्षा, शिक्षक का निर्देश, पाठ्यक्रम का अनुसरण, आत्मनिर्देशित गतिविधियां और स्वतंत्रता, माता पिता का मार्गदर्शन। बताइए। तो इसका राइट आंसर है आत्मनिर्देशित गतिविधियां और स्वतंत्रता। प्री स्कूल में बच्चों के सामाजिक विकास को बढ़ावा देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बच्चों को अकेले गतिविधियां करने देना, समूह खेल और सामूहिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, केवल शैक्षणिक गतिविधियां कराना, अनुशासनात्मक गतिविधियां कराना। तो इसका राइट आंसर है समूह खेल और सामूहिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना। प्री स्कूल की अवस्था में बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? बच्चों को नैतिक कहानियां सुनाना, दंड और पुरस्कार का प्रयोग, कठोर अनुशासन लागू करना, बच्चों को स्वतंत्र निर्णय लेने देना। तो राइट आंसर है बच्चों को नैतिक कहानियां सुनाना। प्रारंभिक बाल्यावस्था में खेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? समय व्यतीत करना, शारीरिक व्यायाम करना, सामाजिक संज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास करना, अनुशासन बनाए रखना। तो इसका राइट आंसर है सामाजिक संज्ञानात्मक भावनात्मक विकास करना। प्री स्कूल में बच्चों की भाषा विकास को बढ़ावा देने के लिए सबसे प्रभावी तकनीक कौन सी है? बच्चों को चुप रहना सिखाना, बच्चों से नियमित रूप से बातचीत करना, केवल लिखित सामग्री देना, बच्चों को सुनने पर ध्यान केंद्रित कराना। बताइए। तो राइट आंसर है बच्चों से नियमित रूप से बातचीत करना। प्री स्कूल की उम्र में बच्चों की रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है? गणितीय प्रश्न हल कराना, चित्रकला, संगीत और नाट्य जैसी गतिविधियां, अनुशासन सिखाना, पुस्तकों का अध्ययन कराना। बताइए। जो सबसे इंटरेस्टिंग होगा वही कराया जाएगा छोटे बच्चों से। तो यस, चित्रकला, संगीत और नाटक जैसी गतिविधियां। खेल आधारित अधिगम का सबसे बड़ा लाभ क्या है? बच्चे को जल्दी अनुशासित बनाना, बच्चों को नए कौशल सीखने में मदद करना, बच्चों को औपचारिक शिक्षा से परिचित कराना, बच्चों को माता पिता पर निर्भर बनाना। तो इसका राइट आंसर है बच्चों को नए कौशल सीखने में मदद करना। बच्चों में रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए प्री स्कूल में सबसे प्रभावी रणनीति कौन सी है? बच्चों को निर्देशित गतिविधियों तक सीमित रखना, बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार गतिविधियां चुनने देना, केवल पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण कराना, अनुशासन पर अधिक जोर देना। तो इसका राइट आंसर है बच्चों को अपनी रुचि के अनुसार गतिविधियां चुनने देना। प्री स्कूल की शिक्षा में सेंसरी ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या है? बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ाना, बच्चों की संवेदनाओं और इंद्रियों का विकास करना, बच्चों को अनुशासन सिखाना, बच्चों की शारीरिक ताकत बढ़ाना। तो राइट आंसर है बच्चों की संवेदनाओं और इंद्रियों का विकास करना, क्योंकि ये सेंसरी ट्रेनिंग है। राइट। बढ़ाओ। बच्चों में आत्मनिर्भरता या सेल्फ डिपेंडेंस को बढ़ावा देने के लिए प्री स्कूल में कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है? बच्चों को हमेशा शिक्षक पर निर्भर रखना, बच्चों को रोजमर्रा की छोटी छोटी जिम्मेदारियां देना, बच्चों को कोई कार्य ना सौंपना, बच्चों से केवल शैक्षणिक गतिविधियां कराना। तो इसका राइट आंसर है बच्चों को रोजमर्रा की छोटी छोटी जिम्मेदारियां देना। प्री स्कूल की शिक्षा में रोल प्ले का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को अनुशासन में रखना, बच्चों में कल्पनाशीलता और सामाजिक कौशल विकसित करना, बच्चों को बौद्धिक रूप से सशक्त बनाना, बच्चों को मौखिक भाषा सिखाना। तो राइट आंसर है बच्चों में कल्पनाशीलता और सामाजिक कौशल विकसित करना। राइट। प्रारंभिक शिक्षा में बच्चों की भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस विकसित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है?
बच्चों को कठोर अनुशासन में रखना, बच्चों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर देना, बच्चों को केवल शिक्षकों के निर्देशों का पालन कराना, बच्चों को सजा देना। बताइए। तो इसका राइट आंसर है बच्चों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर देना। प्री स्कूल में बच्चों के भाषा विकास के लिए सबसे प्रभावी गतिविधि कौन सी है? बच्चों को मौन रहना सिखाना, बच्चों को कहानी सुनाना और चर्चा कराना, बच्चों को केवल चित्र दिखाना, बच्चों को व्याकरण सिखाना। तो राइट आंसर है बच्चों को कहानी सुनाना और चर्चा कराना। राइट। प्री स्कूल के बच्चों में समस्या समाधान कौशल को विकसित करने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है? बच्चों को निर्देशित करना, बच्चों को पहेलियां और रचनात्मक खेल प्रदान करना, बच्चों को सजा देना, बच्चों को सीमित कार्य देना। तो राइट आंसर है बच्चों को पहेलियां और रचनात्मक खेल प्रदान करना। फ्री प्ले का उद्देश्य बच्चों में किस प्रकार का कौशल विकसित करना है? बौद्धिक कौशल, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता और सामाजिक कौशल, अनुशासन कौशल, केवल शारीरिक विकास। तो राइट आंसर है स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता और सामाजिक कौशल। प्री स्कूल में बच्चों को समूह गतिविधियों में शामिल करने का उद्देश्य क्या है? बच्चों को अनुशासन में रखना, बच्चों में सामाजिक सहयोग और टीम वर्क की भावना विकसित करना, बच्चों को अकेले सीखने की आदत डालना, बच्चों को मौन रहना सिखाना। बताइए। तो राइट आंसर आपको दिख गया होगा, बच्चों में सामाजिक सहयोग और टीम वर्क की भावना विकसित करना। प्री स्कूल में बच्चों की तर्क शक्ति को विकसित करने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे प्रभावी है? गणितीय खेल और पैटर्न की पहचान कराना, बच्चों को मौन रहना सिखाना, बच्चों को सजा देना, बच्चों को केवल रटना सिखाना। तो राइट आंसर है इसका गणितीय खेल और पैटर्न की पहचान कराना। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब फटाफट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।